हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएथिक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है? एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर बॉडी। न्यूक्लियस जो है इसे हम कंट्रोल रूम या फिर ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द इट इज ऑल्सो known as the brain of the cell और कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। तो आपको हैंडराइटिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो न्यूक्लियस जो है वो एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, वाई इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते क्यों हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो हमारी सेल के अंदर सारे सेलुलर एक्टिविटीज, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल और डायरेक्ट करता है। सो ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज एंड ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय न्यूक्लियस। ठीक है, सारी ऑर्गेनलीज का फंक्शन, सारा जो काम है वो कौन डायरेक्ट और कंट्रोल करता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, ऑल द cellular activities are controlled and directed by nucleus। ठीक है, अगली चीज बात करते हैं, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसका शेप और साइज वैरी करता है इन डिफरेंट सेल्स। सो द शेप and size of the nucleus vary in different cells। like कुछ cells में it can be spherical in shape, it can be round in shape, it also can be oval in shape, cylindrical shape भी हो सकती है। तो इसलिए न्यूक्लियस की शेप और साइज वैरी करता है इन डिफरेंट सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की पोजीशन की। पोजीशन, एक सेकेंड, हाँ, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो बात करते हैं पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है उसकी शेप सेंट्रल में होती है इन एनिमल सेल्स। तो अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस है उसकी शेप सेंट्रल पोजीशन में लोकेटेड होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं, इन एनिमल सेल
position of nucleus is located at the center. ठीक है, तो जो पोजीशन होती है न्यूक्लियस की वो सेंटर में होती है इन एनिमल सेल्स एंड ऑल्सो यंग प्लांट सेल्स तो यंग प्लांट सेल्स में भी जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन सेंटर में होती है ऑफ द सेल, लेकिन इन मैच्योर प्लांट सेल्स एक वैक्यूल के डेवलप होने की वजह से ड्यू टू द लार्ज वैक्यूल जो हमारे न्यूक्लियस है इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरल। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ large vacuole nucleus is pushed towards the peripheral। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होता है। एक बार अपने फर्स्ट पैराग्राफ को रीड आउट। इट इज अ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच इज डिस्क्राइब्ड एज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ठीक है, और ब्रेन ऑफ द सेल, एज इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। तो न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल और डायरेक्ट करते हैं। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। Shape and size of the nucleus varies, right, in different types of cells, like it can be of spherical shape, rounded shape, cylindrical shape, or oval shape, etc. It is the largest cell structure which occupies a central position in animal cells and young plant cells. Later, mature plant cells, the nucleus is pushed by peripheral position due to the development of large central vacuole. So I hope आपको इतना समझ आ गया होगा क्योंकि ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। चलिए, अब बात करते हैं अपनी सेकंड पैराग्राफ की। तो सेकंड पैराग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हमको अपने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो न्यूक्लियस है वो दो मेम्ब्रेन्स से कवर्ड है। इट इज कवर्ड और इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, और इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो हैं वो फॉर्म करती हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स न्यूक्लियर एनवेलप। तो यहाँ देखिए आप, ये जो आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और जिसको मैं येलो से भी मार्क कर रही हूँ वो उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो येलो से मार्क कर रही हूँ मैं दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मिलके क्या बनाती है, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ बार। ठीक है, ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो आउटर मोस्ट लेयर है मेम्ब्रेन है ना उसको मैं ब्लू से बना रही हूँ, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसको मैं येलो से बना रही हूँ, सो दैट आपको समझ आ जाए। ठीक है, देन देयर आर पोर्स प्रेजेंट बिटवीन दीज मेम्ब्रेन्स। इस तरीके से ठीक है, तो यहाँ देखिए ये ऊपर वाली जो लेयर है इट इज आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनको ये दो मेम्ब्रेन्स हैं जो बनाती है न्यूक्लियर एनवेलप। अब आप देख सकते हैं इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स।
इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही सब्सटेंसेस का इन एंड आउट ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही क्या होता है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर क्या होता है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। नाउ अब देखिए, न्यूक्लियर एनवेलप समझ आ गया, न्यूक्लियर पोर क्या होता है वो समझ आ गया, न्यूक्लियर पोर का वर्क क्या होता है। न्यूक्लियर पोर जो है वो क्या करती है, सब्सटेंसेस का इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट कराती है ना। ये जो अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिसको मैं मार्क करूंगी ग्रीन से, इस तरीके से आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे न्यूक्लियस के अंदर, राइट। और ये आपको दिखेगा अंदर एक न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस, राइट। तो ये देखिए, ये है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल, जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, एंड दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और डीएनए क्या है, डीएनए में हमारा प्रेजेंट होता है इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज जीन्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो आप कह सकते हैं एंटैंगल्ड मास ऑफ डीएनए है। क्रोमेटिन मटेरियल इज एंटैंगल्ड मास ऑफ डीएनए, ठीक है। और इसमें हमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। सो दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल हमको एक नॉन डिवाइडिंग सेल में ही देखने को मिलता है। नॉन डिवाइडिंग सेल में ही क्यों, क्योंकि जब हमारा सेल डिवाइड करता है, जब भी सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्रोमोसोम। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम बनाता है। तो इसलिए सेल डिवीजन के टाइम में हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है, बट नॉट क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल हमें एक नॉन डिवाइडिंग सेल, यानी जब सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता तब हमें क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रोमेटिन मटेरियल का बात। अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। तो ये जो आप ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ब्लू नहीं पर्पल कलर का स्ट्रक्चर, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये मेम्ब्रेनलेस होता है, इट इज मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, इट इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है वो किससे बना होता है, आरएनए का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और न्यूक्लियोलस में राइबोसोम फॉर्मेशन अकर होता है। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम फॉर्मेशन अकर होता है, और राइबोसोम फॉर्मेशन क्योंकि न्यूक्लियोलस में अकर होता है तो इसलिए हम न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोमल फैक्ट्री। क्यों कहते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री, यहाँ लिख लेते हैं। इधर राइबोसोम फॉर्मेशन होता है तो पता ही है, और ये किसका कंप्राइज करता है, यानी इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और क्रोमेटिन मटेरियल किसका कंपोज्ड होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, एंटैंगल्ड मास ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है।
तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स हमें पता है, जब हमारा क्रोमेटिड जो है, हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल है, व्हेन क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस, जब ये कंडेंस हो जाता है, देन इट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स हमें कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं। देखिए, रुकिए, ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको क्रोमोसोम देखने को मिलता है। सेल डिवीजन के टाइम में हमारा सेंट्रोमियर एक हो रह जाता है, लेकिन हमारे क्रोमेटिड्स जो है वो अलग हो जाते हैं। क्रोमेटिड, सेंट्रोसोम, ये क्या है देखिए। ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, फिर ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, दैट इज क्रोमेटिड। ये इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, और ये जो ऊपर, सॉरी, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, गलत बता दिया, इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इट इज सेंट्रोमियर। ठीक है, और इसे हम कहते हैं, जो ये वाला पार्ट है, दैट इज क्रोमेटिड। ठीक है, दिस इज पी आर्म एंड दिस इज क्यू आर। ठीक है, ये एक ही पूरा क्रोमेटेड है, ये पूरा एक ही क्रोमेटेड है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज पी आर्म, नीचे वाला पार्ट इज क्यू आर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम जैसे कि हम देख सकते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि हमको सेल डिवीजन के टाइम में ही विजिबल होते हैं। वाई दे आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन? दैट इज बिकॉज क्योंकि क्रोमेटिड मटेरियल उस टाइम पे ही कंडेंस होते हैं, और जब कंडेंस होते हैं तो हमारे क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है, राइट। तो दैट्स वाई हमको सेल डिवीजन के टाइम पे ही क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स में हमारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है? इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस प्रेजेंट होता है इन क्रोमोसोम्स, जिसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? इंफॉर्मेशन होती है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करेक्टर्स पास ऑन होंगी, ये सब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में कहाँ पे? क्रोमोसोम में जो डीएनए है वहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। व्हाट इज डीएनए? आई होप आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता होगी। डीएनए की देखिए, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए की क्या होती है? आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे थे, उसी की बात करेंगे। अब थोड़ा अच्छी एनराइटिंग में लिखेंगे। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम अभी तक जो मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा। क्रोमोसोम रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो हमको सेल डिवीजन के टाइम पे ही विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम में हमारी इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस प्रेजेंट होती है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं
दे कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। ठीक है, क्रोमोसोम के 2 आर्म्स होते हैं, मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिड्स। ठीक है, ऊपर क्रोमेटिड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज पी आर्म, नीचे वाला पार्ट इज क्यू आर्म। ठीक है, ये जो क्रोमेटिड्स हैं दे आर हेल्ड बाय अ स्मॉल सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर, राइट। तो इतना हमने देख लिया था, सेंट्रोमियर और ये सब हमने देख लिया था। क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए की फॉर्म में इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस कंटेन करते हैं, और डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज जीन्स। ठीक है, जो फंक्शनल यूनिट है डीएनए की वो क्या है, वो है जीन्स। चलिए आगे देखते हैं। नाउ डीएनए या फिर क्रोमोसोम या फिर जीन्स, जो भी आप कहना चाहते हैं, जीन्स जो है वो फंक्शनल या फिर सेगमेंटेड यूनिट है डीएनए। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है बेसिकली वो डीएनए से ही बने हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए से ही बने हैं। ठीक है, नाउ दे कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। तो जो डीएनए है या क्रोमोसोम, जो भी आप कहना चाहे, इट कंटेन इंफॉर्मेशन necessary for synthesizing प्रोटीन्स। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी की, क्योंकि उसी से सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल होती हैं। ठीक है, जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, जीन्स जो है वो लोकेटेड होते हैं एट अ स्पेसिफिक पोजिशन। ठीक है, ऑन द क्रोमोसोम। अब बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। तो हमें पता है हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर, राइट। बट अगर हम बात करें अबाउट क्या बोलते हैं इसे, गैमेट्स की, हाँ गैमेट्स की अगर हम बात करें, गैमेट्स या फिर जर्म सेल, इनमें से 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स, दैट इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये जो कंडीशन होती है, ठीक है, दैट इज हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है, हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है हर सेल में। ठीक है, एक्सेप्ट गैमेट्स, हमारे जो गैमेट्स होते हैं यानी जर्म सेल्स होते हैं, उनमें 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, यानी n नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे जो हमारे सोमेटिक सेल्स हैं उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे जर्म सेल्स हैं उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन आवर गैमेट्स। ठीक है, तो इसे हम हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमको पता ही है कि अगर एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है, यानी वन फ्रॉम मदर सेल एंड वन फ्रॉम फादर। ठीक है, वन फ्रॉम मदर सेल एंड वन फ्रॉम फादर सेल, दिस कंडीशन इज, जिसमें गर्ल बॉर्न होगी। एंड इफ देयर इज एक्स फ्रॉम मदर सेल एंड वाई फ्रॉम फादर सेल, देन X chromosome from mother and Y chromosome from father, then it is a boy। ठीक है, तो ये था हमारा क्रोमोसोम्स की बात।
चलिए इतना हमने पढ़ लिया। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज डिप्लॉयड कंडीशन। और हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। बस हमारे जर्म सेल्स जो है ना उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो हमारे जर्म सेल्स जो है वो हैप्लॉयड है। हमारे जर्म सेल्स जो है दे आर हैप्लॉयड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डिप्लॉयड क्या होता है एंड हैप्लॉयड क्या होता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक जो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है न्यूक्लियस के बारे में। अब एक बार जो हमें रीड करना है उसे रीड कर लेते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर सैप होता है। इट इज ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड एंड कॉलॉइडल सब्सटेंस व्हिच फिल्स द न्यूक्लियस। इट कंटेन्स टू मेजर पार्ट और न्यूक्लियोप्लाज्म के टू मेजर पार्ट्स होते हैं। इट इज न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस क्या है? Nucleolus is not bounded by any membrane and may be one or more in number. It is rich in protein and RNA and it is the site of ribosome formation. Hence, it is also known as ribosomal factory. Chromatin material की बात करें तो chromatin material in a non-dividing cell, the DNA is present as in part of entangled mass of thread-like structures called chromatin material. तो ये सब हम अभी पढ़ा है। The chromatin fibers, जो chromatin fibers है, it comprises of DNA and histone proteins, whereas the cell is about to divide, when a cell is about to divide, chromatin material gets organized condensed into chromosomes. Chromosomes यहाँ पे आता है, chromosomes are rod like structures, right? rod like structures में होते हैं chromosomes, visible only during cell division, जो हमको सिर्फ cell division के टाइम पे ही नजर आते हैं। क्यों, मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ। Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to the offsprings in the form of DNA, deoxyribonucleic acid. DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. The chromosomes consist of two arms. तो chromosomes में two arms होते हैं, होता है P arm और Q arm, ठीक है। और एक जो पूरा P arm और Q arm है मिलके पूरा chromatid बनाते हैं, ठीक है। chromatid का ऊपर वाला arm is P arm, नीचे वाला arm is Q arm, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।